वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में मौजूद एक ऐतिहासिक शहर है। ये ब्रजभूमि क्षेत्र के कुछ प्रमुख जगहों में से एक है। प्रेम तो यहाँ की मिट्टी में है और उसके साथ ही दिलों में राधा रानी और कृष्ण कन्हैया के लिए अगाध श्रद्धा। पर हर बात जब हद से ज़्यादा बढ़े तो परंपरा बन जाती है। ऐसी ही है वहाँ के रहने वाले पंडित जगमोहन शास्त्री, जिन्होंने आज तक अपनी पूजा से पहले एक बूंद पानी तक नहीं पिया। नित्य ब्रह्मा मुहूर्त स्नान, पैदल बाके बिहारी मंदिर जाकर दर्शन करना, उसके बाद रामचरितमानस पाठ, एक पहर पूरा भोजन, सूर्यास्त के बाद जल तक ग्रहण नहीं करते। छोटा सा भगवान की मूर्तियाँ और बाकी सब श्रृंगार के थोक के व्यापारी हैं। अच्छा खासा काम है जो पूरी ईमानदारी से अपने भाई के साथ करते हैं। घर में पत्नी वसुधा शास्त्री, दो बेटियां, पहली आराधना जिनकी शादी हो चुकी है और दूसरी उससे आप थोड़ा रुक कर मिलेंगे, और एक बेटा केशव। आप ये ना सोचिए कि यहीं तक इनकी फैमिली है, आगे भी तो सुनिए। इनकी इकलौती बहन जिसे ससुराल वालों ने कभी समझा ही नहीं, ऐसा उनका मानना है, तो वो भी यहीं अपने भाई के पास ही रहती हैं। नाम है ललिता, अपनी बेटी सुप्रिया के साथ। जगमोहन शास्त्री के छोटे भाई श्याम मोहन शास्त्री बिल्कुल अपने भाई के सहचर। मजाल है कोई बात कभी उनकी टाली हो, इसी चक्कर में अपनी पत्नी विविधा से उनकी कम ही बनती है। उनकी एक सुपुत्री अनुराधा जो कि आराधना से छोटी है, और छोटा बेटा जिसको प्यार से सब कान्हा ही बुलाते हैं। अब घर के अंतिम सदस्य लोचन काका, जो बहुत सालों से उनके घर में एक सदस्य की तरह ही रहते हैं। कुल मिलाकर एक अच्छी खासी फैमिली सीन हर रोज़ उनके घर में बनता था। अब आते हैं जगमोहन शास्त्री की बेटी और इस कहानी की नायिका गौरांगी शास्त्री। उम्र 21 साल, हकीकत पसंद, प्यारी सी, भगवान ने खूबसूरती के साथ दिमाग भी भर भर कर दिया है। बस घर में कोई समझना नहीं चाहता। अब ऐसा क्यों है ये हम आगे जानेंगे। आज शास्त्री भवन का सीन कुछ इस प्रकार है। हे कान्हा, माफ़ करना, ललिता जी कानों पर हाथ रखकर चिल्लाईं। हाँ बुआ, माफ़ किया, 15 साल का कान्हा मोबाइल से मुंह निकाल कर बोला। चुप हो जा नास पीटे, तुझसे माफ़ी मांग कौन रहा है? वो तो मैं सामने वालों को देख कर बोल रही हूँ। सुबह सुबह मांस मच्छी का सेवन। अरे कान्हा माफ़ करना, मुँह से भी ऐसे बोल, मुँह गंदा कर लिया मैंने, कीड़े पड़े मेरे मुँह में। तथास्तु बुआ, एक बार फिर कान्हा बोला। अरे चुप कर, ललिता एक बार फिर उसकी तरफ दांत पीस कर बोली। चुप हो जा कान्हा, काहे बुआ को छेड़ रहा है? और आप जीजी काहे खून जला रही हो? शांति तो हो सब। वसुधा उन्हें चाय का कप पकड़ा कर बोली। अरे मेरे भैया सुबह उठकर पूजा पाठ कर पूरे मोहल्ले को अच्छा कर देते हैं, और ये हवेली वाले मरे सुबह सुबह सब सत्यानाश कर देते हैं। अभी अभी नज़र पड़ी मेरी, बड़ी चौधराइन बनी फिरती हैं। अरे 4 पैसे होने से कोई स्वर्ग नहीं पहुंचता। वसुधा, कर्म अच्छे रखने पड़ते हैं, वो उसी अपनी लाउड आवाज़ में बोलती रही। क्या हुआ जीजी? गौरांगी ने किचन में काम करते हुए बुआ की पंचायत को सुन सुप्रिया से पूछा। होना क्या है, माँ को फिर कोई प्रॉब्लम हो गई? सामने वाली हवेली से शुरू हो चुकी हैं। हाँ, बस उधर से पत्थर पड़ने बाकी हैं। केशव, जो ऑफिस जा रहा था, अपनी घड़ी बांधते हुए उन दोनों की बात सुनकर बोला। मैं तो निकलता हूँ, ये सब शुरू होने से पहले। माँ टिफ़िन दो मेरा, वो चिल्लाया और बाहर निकल गया। आंगन में पड़े कान्हा के सर पर उड़ता हुआ चप्पल आकर लगा। माँ, ये कोई तरीका नहीं है, मैं बड़ा हो गया हूँ। बड़ा नहीं, घोड़ा हो गया है तू। दूध के दांत टूट गए पर इस निगोड़े को अक्ल नहीं आई। विविधा दांत पीसते हुए बोली। क्यों चिल्ला रही हो माँ? एक तो बुआ सुबह से पंचायत लेकर बैठ गई, ताऊ जी जैसे ही घर से निकलते हैं सब शुरू हो जाते हैं। अनुराधा मिनमिनाते हुए बोली। हाँ हाँ, मैं ही हूँ जो सबको बुरी लगती हूँ। ललिता जी अब उसकी बात सुन अपना रुख मोड़ बोली। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा बुआ। तुम लोग कहते कहाँ हो? तुम लोग तो मुझे हर वक्त सुनाते रहते हो। वो तो मेरे भाई हैं जो इस घर में कट रही है, वरना कब कर निकाल देते तुम लोग। अनुराधा ने रोज का नाटक मान इग्नोर मारा और विविधा से बोली। माँ पैसे दो मुझे, एक नई ड्रेस और मेकअप लेना है। अभी कल ही तो लिए थे पापा से। कान्हा चिल्ला पड़ा। तो तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? बिगाड़ दिया है तूने अपने बच्चों को। विविधा, ललिता बोली तो बाहर का संग्राम घर के अंदर शुरू हो गया।
माँ मुझे कॉलेज जाना है, मैं निकलती हूँ, गौरांगी वसुधा से आकर बोली तो ललिता जी उस पर शुरू हो गईं। देख लो अपनी बहन को भगवान ने सुंदरता दी है तो ये नहीं, इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, शादी कर ले। और एक तुम हो, श्याम मोहन की आधी कमाई लगा कर भी वैसे की वैसी ही हो। अनुराधा चुप रही, उन्हें जवाब देना वो चाहती ही नहीं थी, पर यह बात बेबिता को खराब लगी। आखिर इकलौती बेटी की सांवली रंगत उन्हें हमेशा कचोटती थी। जी संभाल कर बोलिए, अपने भाइयों के राज में तो ये होने से रहा। ललिता भी पलट कर बोली। तभी सामने वाले घर में एक औरत की आवाज़ सुन उन सबका ध्यान उस तरफ चला गया। हो गया कांड, कान्हा ने सुप्रिया के कंधे पर हाथ रखकर कहा। वो तो होना ही था, अनुराधा बोली। अब देखना माँ और बुआ कैसे एक होकर लड़ती हैं, कान्हा फिर से धीरे से बोला, जिस पर गौरांगी ने उसको आंखें दिखाई। हे बाके बिहारी, कहीं ये ना आ जाएं, वसुधा फिक्र करती हुई सर पर हाथ रखकर बोली। कहाँ छुप के बैठी हो ललिता देवी, आओ बाहर आकर। अब डर गई क्या? क्या कह रही थी कि स्वर्ग जाने के लिए कर्म करने पड़ते हैं, पर तेरे कर्म तो सबसे पहले तुझे नरक के दर्शन करवाएंगे। कड़कड़ाती कठोर आवाज़ सुन ललिता और विविधा तेजी से बाहर आ गई और पीछे पीछे बाकी लोग। अरे डरे हमारे दुश्मन, जो कि तू है कलमुही, ललिता ने प्रहार किया। कलमुही किसे बोला? प्रतापगढ़ की हूँ मैं, काट के रख दूंगी एक दिन, समझी तुम? सामने से बनारसी साड़ी में लिपटी एक महिला बोली। हा, देखो प्रतापगढ़ की रानी आई है, आरती उतारो इनकी, पूरे मोहल्ले का माहौल खराब करती है ये एक हवेली। तो तेरा क्या जाता है, मर्द छोड़ी औरत? अच्छा मैं मर्द छोड़ी औरत, तो तू क्या है? पति मुँह नहीं लगाता? एक बेटा बीबी के पल्लू से बंधा रहता है और दूसरा कहीं जेल में सड़ रहा है। आई बड़ी गहनों की दुकान। ललिता भी कहाँ कम थी, दांत पीसते हुए बोली। अच्छा तेरा परिवार बड़ा अच्छा है, 3 जवान लड़कियां मत्थे पर मढ़ी हैं और घर के मर्द भजन करने को तुले हैं और औरतें कमर मटकाती फिर रही हैं। अच्छा ऐसे वैसे घर के नहीं हैं हम, नाम है हमारे बाबूजी का मथुरा में, जो नचनियों की तरह कमर मटकाती फिरूं। अब बारी विविधा की थी। सारे बच्चे इधर के भी और उधर के भी मुँह बाए ये तमाशा देख रहे थे, जो महीनों हफ्तों में हो ही जाता है। पूरे जतन से ये लोग एक दूसरे की पूरी इज्जत करते हैं। ऐसे ही कान्हा को तो आगे के डायलॉग भी रट गए थे, जो अभी भी पीछे खड़ा होकर धीरे धीरे उन्हीं के स्टाइल में बोल रहा था। तो इनकी तू मैं चलने देते हैं, तब तक हम मिलवाते हैं हवेली वालों से। ये जो अपने मुंह से फूलों की बरसात कर रही हैं, ये हैं कुलवंती चौधरी, प्रतापगढ़ की हैं। पुरखों ने पैसे तो बटोर लिए, पर पढ़ाई लिखाई नाम मात्र भी ना बिटोर पाए, इसलिए इतने पैसे होने के बाद भी जैसी हैं वैसी आपके सामने हैं। इस घर के मुखिया जोरावर चौधरी, पक्के चौधरी वाले लक्षण। पहले ये कट्टों और असलहों के बिजनेस में थे, फिर जाने क्या सूझी आकर वृंदावन में बस गए और अच्छा खासा व्यापार बना लिया। अपने आने वाली पीढ़ी का कल्याण करने के लिए भगवान की शरण ली, पर भूल गए बारूद है तो आग तो लगेगी ही। 2 बेटे संग्राम चौधरी, विक्रम चौधरी की ही बीबी कुलवंती। विक्रम ने अपनी पढ़ाई और बिजनेस को बाहर से ही बढ़ाया है, तो इन्हें अपनी पत्नी कभी अच्छी नहीं लगती, जिसने शादी सिर्फ ये अपने पिताजी जोरावर चौधरी की वजह से निभा रहे हैं। इनके 2 बेटे अनिमेश, जिनकी पत्नी सोना, और दूसरे बेटे से आपको थोड़ी देर में मिलवाएंगे, चूँकि हमारी कहानी का मेल किरदार वही है। जोरावर चौधरी के दूसरे बेटे विक्रम चौधरी, जिनकी पत्नी अभियंता चौधरी, और एक बेटी नेहा। इन सभी के अपने अपने मत आपको कहानी के अंदर मिलते चले जाएंगे। फिलहाल वापस चलते हैं उस महायुद्ध पर, जो अभी भी घरों के बीच से चलने वाली रोड पर चल रहा था। देख लो इस चुड़ैल को कैसी लग रही है। अरे तू का जाने पढ़ाई लिखाई काला अक्षर भैंस बराबर। विविधा साड़ी का पल्लू कमर में घुसेड़ कर बोली। अच्छा जैसे तू तो पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गई है, रोज परस टांग कर साहब की कुर्सी पर बैठती है जाकर। अरे तुझसे तो लाख गुना अच्छी हूँ, आई बड़ी लाली लिपस्टिक लगाकर हीरोइन बनकर। अरे चुप करो विविधा, तुम्हारे जेठ जी और देवर जी आते ही होंगे। वसुधा कब से उसे खींचकर धीरे धीरे बोल रही थी। अरे छोड़ो जीजी, आज इसका भूत उतार कर ही मानूंगे। अरे छोड़ दे वसुधा, देखूं तो कितना भूत उतारेगी मेरा। कुलवंती जी चिल्लाई तो पीछे से नेहा और अभियंता ने उन्हें अपनी तरफ खींचा।
अरे चुप हो जाओ दीदी, घर में नई बहू है, कुछ तो सोचो, काहे बिफर रही हो। देख अभियंता, हमारे प्रतापगढ़ में उधार हम किसी को नहीं देते, फिर चाहे पैसा हो या बात। अरे समझो दीदी, ससुर जी भी आते होंगे जेठ जी के साथ। आप काहे चुपचाप खड़े हैं, बोलिए कुछ। वो पीछे खड़े विक्रम से बोली तो वो सर हिलाकर आगे बढ़े। भाभी अंदर चलिए प्लीज़। अरे देवर जी तनिक रुको, इन पाखंडी औरतों को आज पाखंड उतार कर ही मानूंगी। वो जैसे ही आगे बढ़ी, पीछे से आवाज़ आई, कुलवंती। संग्राम सिंह की आवाज़ पहचान वो जहाँ थी वहाँ जम गई, जो अभी अभी गाड़ी से उतर कर ये भीड़ देख चिल्लाए। जी आप, वो धीरे से बोली। अंदर चलो, वो तेजी से बोल हवेली की तरफ बढ़ गए। उधर पक्ष में तब तक लोचन काका भागते हुए आए। मालकिन शांत हो जाओ, मालिक आ रहे हैं। इतना सुनते ही उधर के माहौल को भी तितर बितर होना शुरू हो गया। अनुराधा और सुप्रिया तुरंत बाजार के लिए निकल गई, गौरांगी बच्चों को ट्यूशन देने के लिए, कान्हा मैच खेलने और विविधा पल्लू संभाल किचन की तरफ, और वसुधा शाम की पूजा की तैयारी करने। ललिता भी मुंह तोड़ के आंगन में पड़ी चारपाई पर पसर गई। उधर हवेली में गहन सन्नाटा पसरा था। कुछ तो मैनर्स सीख लो कुलवंती, इतने साल हमारी शादी को हो गए, ये गवारों की तरह क्या बीच रोड पर लड़ती रहती हो। जी वो बाहर जो गला फाड़ कर चिल्ला रही थी, यहाँ उनकी बोली ही नहीं निकल रही थी। बड़ी बहू, हम चौधरी हैं, इस तरह का व्यवहार हमें शोभा नहीं देता। वहीं कुर्सी पर बैठे जोरावर सिंह ने मुझको पर ताव देकर कहा, ये सही है, खुद गुंडई करो और औरतों को अच्छे होने की सीख दो। सोना जो वहीं पास खड़ी थी अपने मुंह में बोली, जो पास खड़े अनिमेष के कानों तक पहुंच गया। उसने इशारे से उसे खामोश रहने को कहा, क्योंकि जोरावर चौधरी के आगे खुद विक्रम और संग्राम नहीं बोलते तो किसी और की क्या ही औकात। जी बाबूजी, आगे से ऐसा ना होगा, 1000 बार समझा चुका हूँ। वो आगे एक बार फिर दांत पीसते हुए बढ़े। संग्राम, जाने दो, हम औरतों के बीच में इससे ज़्यादा नहीं बोलते। हम चौधरी हैं, भले ही सियासत छोड़ दी हो पर उसूल आज भी कायम है। जी पिताजी। वैसे ये बताओ कब आ रहा है वो। जी कल। तब तक माहौल शांत रखो, कोई गड़बड़ ना हो। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे किला फतह करके आ रहे हैं वो। सोना एक बार फिर बोली तो इस बार अनिमेष ने उसे आंखें दिखाई। अब जाइए, ये बात यहीं ख़त्म होती है। सभा भंग हुई, सब अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। उधर शास्त्रीय भवन में माहौल भक्तिमय हो चुका था। शाम की आरती और घंटियों की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में कभी कोई गलत बात कही ही नहीं जाती। वसुधा, बच्चे अभी तक घर नहीं आए? जगमोहन ने चरणामृत मुँह में डालते हुए पूछा। जी वो सुप्रिया और अनुराधा अपने कमरे में है, कान्हा पढ़ाई कर रहा है। केशव के आने में तो अभी टाइम है, बस गौरांगी अभी नहीं आई। अभी क्यों नहीं आई, जानती हैं ना आप, सभी बच्चे शाम तक घर में वापस आ जाने चाहिए। एक तो ज़माना इतना ख़राब है। जी हम अभी फ़ोन करवाते हैं। अरे कान्हा सुन ना, वो वहीं से चिल्लाई। जी ताई जी, फ़ोन कर अपनी दीदी को, देख कहाँ रह गई। जी ताई जी करता हूँ, वो वहीं से चिल्लाया और फिर से मोबाइल में घुस गया। एक तो यहाँ के नियम हिटलर के नियमों से ज़्यादा सख्त हैं। वो अपना गेम रोक गौरांगी का नंबर ट्राई करता हुआ बोला, कितनी बार कहा है गौरांगी से, ये ट्यूशन पढ़ाना बढ़ाना छोड़, अपनी बड़ी बहन की तरह शादी कर ले ताकि दूसरों का भी नंबर लगे। आखिर सुप्रिया का भी कल्याण हमें करना है। गलत कह रही हूँ क्या ललिता जी? मैं तो कब से कह रही हूँ, सुप्रिया तो बड़ी भी है गौरांगी से। वो ही तो सुंदर है, जवान है, और दूसरा कुंडली में इतना बड़ा दोष लिए बैठी है। काहे याद दिलाती हो छोटी? वसुधा बेचारगी से विविधा की तरफ देख बोली। जानती थी जगमोहन जी की ये दुखती रग है। तुम चिंता ना करो ललिता, सुप्रिया की भी शादी मैं बहुत अच्छे से करूँगा। जगमोहन जी बड़े धैर्य से बोले। हाय हाय, कीड़े पड़े मेरे दिमाग में, जो आपके बारे में ऐसा सोचूं दुनिया इधर की उधर हो जाए। पर मेरे भाई कभी मेरे साथ बुरा नहीं कर सकते। वसुधा, समझाओ गौरांगी को, मैंने अब सोच लिया है उसकी शादी के लिए। जी आप चिंता ना करें, मैं बात करती हूँ आज ही उससे। ठीक है, अब मेरे पाठ का समय हो गया है। आसनी बिछा दी आपने? जी सब हो गया। श्याम मोहन, हिसाब करके सब रख देना। जी भैया, हो जाएगा। उनके जाने के बाद वसुधा सोच में पड़ गई।
गौरांगी की चिंता उन्हें भी थी, पर अपनी बेटी को बिना वजह कटघरे में हर समय खड़े रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। सेंट्रल जेल, जिसके गेट पर अनिमेष खड़ा था गाड़ी लिए, तभी गेट खुला। अंदर से एक 24-25 साल का लड़का बाहर निकला। बड़े बाल, घनी दाढ़ी, फिर भी उसके कटीले नैन नक्श उसकी इस हालत में भी उसकी सुंदरता बढ़ा ही रहे थे। बाहर आते ही उसने पॉकेट से सिगरेट निकाली और एक लंबा कश लिया। फिर सामने देखा जहां अनिमेष खड़ा था। सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए वो आगे बढ़ा और गाड़ी के पास आकर उसका गेट खोला। अर्धांग, अनिमेष ने उसे पुकारा तो वो वैसे ही खड़ा हो गया। इतने दिन बाद मिले हो, भाई हैं हम, तुम्हारे गले नहीं लगोगे? आपको मुझसे कुछ काम है? वो यूं ही खड़े होकर आसमान की तरफ देखकर बोला। हम सबके जैसे नहीं हैं अर्धांग, कोई कुछ भी कहे, हमने माना है तुम्हें अपना भाई। सबकी तरह मतलब नहीं निकालते। वो कुछ रुआंसा होकर बोला। तो निकाल लीजिए आप भी। अर्धांग, वो चिल्ला उठा। अब चलिए, पता नहीं किस नए काम से जोरावर चौधरी ने मुझे याद किया होगा। तो तू क्यों करता है उनके मन का? मैं वादे कभी नहीं तोड़ता, और वो वादा तो। वो आगे ना बोला और खामोश हो गया। हाँ, तू तो रघुकुल का है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसा ही समझ लीजिए, अर्धांग बोला और गाड़ी के अंदर बैठ गया। चाबी, वो बोला तो अनिमेष ने दूसरी तरफ से बैठ उसके हाथ में पकड़ा दी। देखो, धीरे चलाना, मेरी एक बीबी भी है। पता है, बोल। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और उसके बाद सीधा ब्रेक एक हेयर सैलून के आगे लगा। अनिमेष उसकी स्पीड से गाड़ी की सीट से चिपक चुका था। उसने उसे घूर कर देखा, जिसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। बाहर निकलकर उसका लुक बिल्कुल चेंज हो चुका था। हल्की बियर्ड, सेट बाल लिए जब वो बाहर निकला तो कोई ऐसा था ही नहीं जिसने उसे एक बार मुड़कर नहीं देखा। उसका वो दूध में केसर मिला हुआ रंग, जिस पर उसकी फंकी सा लुक किसी का भी दिल धड़का सकता था, पर अफसोस उसका असर उस पर लेस मात्र भी नहीं दिखता था। यही है अर्धांग चौधरी, जो संग्राम चौधरी का छोटा बेटा है, आईआईटी टॉप स्टूडेंट। आश्चर्य है ना कि ये जेल में था। इसकी कहानी आगे पता चलेगी। अभी चलते हैं शास्त्री भवन, जहाँ गौरांगी एक कमरे में अपनी माँ के लेक्चर सुनने में बिजी है। कह देती हूँ जीजी, ये लड़की एक दिन मेरी जान लेकर मानेगी, वसुधा सर पीटते हुए ललिता से बोली। अरे काहे नहीं मान लेती अपनी माँ की बात? मूंग दल रही है अपने माँ बाप के सीने पर, कभी तो उसके लिए सोच। मैंने कब मना किया बुआ? कर लूँगी शादी, बस अभी नहीं करना चाहती। एक बार मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए। हाय, क्या करेगी इतना पढ़ लिख कर? जितना पढ़ लिया काफ़ी है। और ये तो सोच, अभी अनुराधा और सुप्रिया भी तो हैं, तो सुप्रिया जीजी का क्यों नहीं करती? वो तो मुझसे बड़ी हैं। अरे मैं तो कब से कह रही हूँ कर दे मेरी शादी। सुप्रिया जो रजाई में मुंह डाले पड़ी उसकी बात सुनकर बोली। तो चुप कर बेशर्म, कोई लड़की ऐसी बोलती है क्या? मेरा भाई सुनेगा तो क्या कहेगा? ये संस्कार दिए हैं मैंने तुझे? ललिता बुआ बोली। क्या अम्मा, जब वो बोल रही है तो पढ़ने दो उसे, कर दो मेरी, क्या गलत है इसमें? अब मन की तो करने को बोल नहीं रही, जिसके साथ बोलोगी फेरे ले लूँगी। है कलमुही, चुप हो जा, दीवारों के भी कान होते हैं, ललिता झटकती हुई बोली। चुप हो जाओ जीजी, अभी गौरांगी जीजी का ही नंबर है, इन्हें ही झेल लेने दो, आएगा हमारा भी नंबर। अनुराधा उसके पास रजाई में घुसकर बोली तो वो दोनों खिलखिला पड़ी। गौरांगी ने एक गहरी सांस ली। देखो माँ, अभी कुछ दिन और फिर मेरी शादी की आपको क्या जल्दी है? क्या उस कुंडली का चक्कर आपको भी सही लगता है? क्या मैं ऐसी हूँ? माहौल में सन्नाटा हो गया। दरअसल गौरांगी की कुंडली जब जगमोहन जी ने बनाई थी तो उसके ग्रह नक्षत्र कुल से बाहर विवाह के थे। पूरा वृंदावन जानता था उनकी बनाई कुंडली कभी खाली नहीं गई, इसलिए वसुधा को उसकी बड़ी चिंता रहती। नहीं, ऐसा नहीं है, पर तू भी जानती है तेरे बाबूजी का ज्ञान कभी खाली नहीं जाता। कभी ऊंच नीच हो गई तो उस बात के चक्कर में माँ, आज तक कभी मैंने किसी लड़के से बात तो छोड़ो देखा तक नहीं। बेचारी भरी जवानी में ये हाल। अनुराधा ने चुटकी ली तो पास खड़ी विविधा ने उसे घूर कर देखा। देख गौरांगी, कौन सा हम तेरी शादी कल का कल ही कर देंगे। एक बार तेरे बाबूजी का लाया रिश्ता देख तो ले, और फिर ये तो सोच, तेरे बाद तेरे बाबूजी और चाचा को, इन सबको भी देखना है। गौरांगी हताश सी हो गई। ठीक है, जैसा आप सबको ठीक लगे।
मतलब गौरांगी जीजी ने हाँ बोल दी तो ताई जी कल घर में समोसे कचौरी और मलाई पनीर बनेगा। कान्हा जो अब तक मोबाइल में तल्लीनता से घुसा था उसकी बात सुन तुरंत बोला, हाँ तू खा ही ले पहले और साथ में सब मुझे भी खा ले। सॉरी हमारे घर में नॉनवेज अलाउ नहीं है, वो कंधे झटकता हुआ बोला, जिस पर गौरांगी पैर पटकते हुए छत की तरफ चली गई। ओए गौरांगी अपना ब्रह्मास्त्र तो ले जा वरना तेरी इस चढ़ती जवानी के कोई दर्शन कर लेगा। अनुराधा उसकी तरफ उसका दुपट्टा फेंक कर बोली, हे कृष्ण तुझे कितनी बार समझाया है, बड़ी है तो उससे नाम लेकर बुलाती है। पता नहीं कौन सा पाप किए थे मेरे भाइयों ने जो ये छोरियां पैदा की है। कोई मुंहफट है कोई जिद्दी। आप भी इसी घर की छोरी हो बुआ, तो इसका मतलब आप भी इसमें से कोई गुण लेकर पैदा हुई होगी या फिर वो सारे गुण ही आपसे पैदा हुए हैं। कान्हा उनकी फिरकी लेकर बोला, चुप हो जा नास पीटे, मुझसे मुंहजोरी ना कर। एक मेरा केशव है जिसने आज तक मुझसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की, और एक ये है करमजला, जब देखो तब उल्टे जवाब देता है। अब सब एक जैसे तो नहीं होते बुआ, देखिए कहाँ ताऊजी फिर पापा और कहाँ आप। वो मुंह बनाकर बोला तो बात बढ़ते देख विविधा ने आंखें तरेरी तो वो वापस रूम की तरफ भाग गया। अर्धांग ने झुककर जोरावर चौधरी के पैर छुए। खुश रहो। जोरावर चौधरी ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, कहिए क्या काम है आपको मुझसे, इस बार कौन सा काम है आपके पास मेरे लिए। वो शर्ट के बाजू फोल्ड करता हुआ बिना किसी एहसास के बोला, हमारे पोते हैं आप, जो बात हम में कभी थी वो बात हमारे पास सिर्फ तुम में है अर्धांग, बाकी वो निडरता हम किसी की आंखों में नहीं देखते। एक कातिल सी मुस्कान अर्धांग के चेहरे पर आ गई। उसने नजरें उठाकर उनकी तरफ देखा, फिर पीछे खड़ी कुलवंती के पैर छू लिए। वो वैसे ही खड़ी रही, कुछ ना बोली तो वो भी सीधा खड़ा हो गया, जैसे पहले से ही जानता हो कि वो कुछ नहीं कहेंगे। आगे भी जेल में रहने का इरादा है क्या? अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, कुछ करते क्यों नहीं? संग्राम सिंह ने उसे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखा तो पीछे से बोले, जैसे आपने किया था पापा। वो तल्ख से बोला, जैसे कितनी तकलीफ हुई थी उसे उन्हें पापा बोलने में। तुम जानते हो ना मैं मजबूर था, मैं भी मजबूर हूँ। ऐसे ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। बर्बाद ही करना चाहता हूँ। ये सांसें जो मुझे आपने दी है ना, उसका एहसान समझ लीजिए। बोल वो आगे बढ़ गया और वो पीछे से उसे जाते हुए देखते रहे। जानते हैं भाई साहब, वो आपकी कोई बात नहीं मानेगा। विक्रम आगे आकर बोले, जानता हूँ लेकिन ये सब ठीक नहीं है, कैसे देख लूँ? पिताजी उसकी बुद्धि उसकी निडरता को एक अलग ही रुख दे रहे हैं और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। शांत हो जाइए भाई साहब, आप जानते हैं उनके हिसाब से इस घर में सब होता है। जानता हूँ, शायद ये उसी का नतीजा है। बोल वो हताश से रूम की तरफ चले गए। ले आए अपने भाई को। घर में घुसते ही अनिमेष ने सोना से बोली, ले आए अपने भाई को। कमरे में घुसते ही अनिमेष से सोना बोली, हाँ किला फतह करके नहीं आए हैं, वो क्रिमिनल बन चुका है। वो दादाजी जो कहते हैं आंख बंद करके कर देता है, वो सोचता तक नहीं। आईआईटी टॉप स्टूडेंट, कैंपस टॉपर होकर वो ये सब कर रहा है। तो क्या करूं? मैं कितनी बार समझा चुका हूं उसे, मानता कहाँ है। बदनाम हो चुका है मेरा भाई, गुंडा, आवारा, चैन स्मोकर, ना जाने कितने नाम उसे मिल चुके हैं। कुछ करिए, मेरी बहन का सोचिए, मर जाएगी वो उसके बिना। पागल हो चुकी है वो अर्धांग के लिए। ज़्यादा ना सही और सब भले ही करे, बस जेल ना जाए, अब इतना ही कर दीजिए। अच्छा तो तुम सिर्फ अपनी बहन का सोच उसकी फिक्र कर रही हो, तो क्या गलत कर रही हूँ? आखिर इसमें उसका फ़ायदा भी तो है। बस सोना, दुनिया भले ही सौतेला कहे मुझे, वो सिर्फ मेरा भाई है बस, और अभी मैं सिर्फ उसके लिए सोचना चाहता हूँ। क्यों? सब सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उसकी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं कि ये क्यों नहीं सोचते कि वो क्या चाहता है? इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। बोल वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। पीछे खड़ी सोना हाथ मसल गुस्से से उसे देखती रही। उधर छत पर बने उस छोटे से कमरे जिस पर एक ताला लटक रहा था और उस पर जमी धूल इस बात की गवाही दे रही थी कि उसके जाने के बाद कोई नहीं आया इस कमरे के पास। उसने जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली और ताला खोला। दरवाज़ा खोलते ही जाले और धूल के सिवा वहाँ कुछ नहीं था, उसकी ज़िंदगी की तरह।
उसमें किसी ने भी झांकने की ज़रूरत नहीं समझी। अपने कामों के लिए किसी की मदद लेना वैसे भी उसकी आदत में नहीं था। अर्धांग ने शर्ट निकाल साइड की और जुट गया उस कमरे की हालत सुधारने में। लगभग 2 घंटे बाद कमरा एक अच्छी हालत में आ गया। सामान ही कितना था उस छोटे से कमरे में। एक सिंगल बेड, साइड टेबल, एक स्टडी टेबल जिस पर उसकी रखी कुछ किताबें और एक औरत का फोटो फ्रेम, एक अलमारी। ऑरेंज कलर से पुता हुआ कमरा जो वक्त के साथ अपना रंग खो रहा था। शायद कोई ही हो जो जानता हो कि ये उसका पसंदीदा रंग है। यही है इस बड़ी सी हवेली के छोटे पोते की जायदाद जो कोई लेना नहीं चाहता। आगे बढ़कर उसने वो फोटो उठाई। वही उसकी तरह गोरा रंग, भूरे बाल, ग्रे आंखें लिए उसकी माँ एनी पॉल। बिल्कुल उन्हीं की कॉपी था अर्धांग। वही बिल्कुल गोरा रंग, जैसे दूध में पड़े केसर जैसा गुलाबी से होठ। बस बाल उसके काले थे, आम लड़कों से हटकर। उसके तीखे नैन नक्श उसके खिलते रंग पर कयामत का काम करते। सुन के हैरान हुए ना, पर यही सच है। इन्हीं लंदन में रहती थी। वहीं संग्राम चौधरी की मुलाकात उनसे हुई। चंद मुलाकातों के बाद प्यार हुआ। शादीशुदा संग्राम ने उनसे अपने शादी होने और एक बेटे की बात छिपाई, और जब पता चली काफ़ी देर हो गई। अर्धांग का जन्म हो चुका था। वो नाराज़ भी हुई, लेकिन उनकी बीमारी और संग्राम चौधरी का उनके लिए प्यार उन्हें कमज़ोर कर गया। 14 साल का था अर्धांग जब उनकी मौत हुई। यही वादा लिया था उन्होंने कि वो इंडिया जाकर अपने दादाजी का लीगल पोता बनेगा। उनके लिए हर वो काम करेगा जो वो कहेंगे, ताकि वो कभी अकेला ना रहें। अपनी माँ की कही बात उसके दिल को लग गई। 10 साल हो गए उसे इंडिया आए हुए। जोरावर चौधरी ने पहले तो कुलवंती को देख उसे अपनाने से इनकार कर दिया, लेकिन उसकी निडरता, ताकत और हिम्मत उन्हें खुद को उसके अंदर देखने पर मजबूर कर गई। उसने तब से उन्होंने जो कहा वो किया। गलत सही हर बात का अंतर करना तक छोड़ दिया। ना जाने कितने चोटें, कितने घाव उसने खुद पर लिए। कुलवंती को भी उसने अपनी माँ का आदर दिया। कोई नहीं था ऐसा जिसके लिए उसने कुछ किया ना हो, पर उसका एहसास शायद उसे नहीं था, या फिर करना ही नहीं चाहता था। जब चौधरी फैमिली इस हवेली में शिफ्ट हुए तो उस टाइम जोरावर चौधरी के कहने पर एक ज़रूरी काम के लिए वो हैदराबाद में था। यहाँ सिर्फ वो 1 महीने के लिए ही आया था। तभी उसने अपने रहने के लिए ये आशियाना खुद चुना था। उसके बाद 3 साल की जेल। अपनी ज़िंदगी के इन सालों की बर्बादी का भी गम भी उसे नहीं था। एक गहरी सांस लेकर वो रूम से बाहर निकला। रात गहरा चुकी थी। बाहर कमरे की दीवार से रखी मेज पर ढक कर रखा हुआ खाना जो उसके लिए आया था ठंडा हो चुका था। जेब से सिगरेट निकाल वो यूं ही शर्टलेस सर्द रात में उसी जगह टेक लगाकर खड़ा हो गया जहां से उसकी नज़र पहली बार पड़ी थी, उस सामने वाली छत पर आने वाली लड़की पर, जो रात के इस पहर में ना जाने किस लिए रोज आती थी यूं ही घंटों खड़े होने के लिए। उसे आज भी याद है उसकी वो चमकती हुई आंखें, खुले हुए बाल जिन्हें वो बार बार संभालती रहती, तन पर पड़ा दुपट्टा जो बार बार फिसलता रहता। ना जाने कैसे उस 1 महीने में अर्धांग की नज़रें उसे ज़रूर ढूंढती। ना नाम, ना कोई उम्मीद, ना कोई इच्छा। उसने कुछ भी तो नहीं रखा था उससे, बस यूं ही अनजाने में वो उसकी साथी हो गई थी। ऐसा नहीं है कि लड़कियां उस पर मरती नहीं थी। उसकी ये बदनाम इमेज भी उसके आकर्षण को कम नहीं कर पाई थी, पर वो ही उनके साथ नहीं खेलता। किसी की ज़िंदगी में वो अपनी माँ की तरह महरूमियाँ नहीं भरना चाहता था, इसलिए बस दूर ही रहता। 2 घंटे से वो वैसे का वैसे ही खड़ा था। इतनी देर में ना जाने कितने ही सिगरेट वो फूंक चुका था। वो वापस रूम की तरफ बढ़ने ही वाला था कि उस रात के सन्नाटे को चीरती हुई किसी के पैरों की आहट उसके कानों में हुई। वो वापस उसी जगह पर खड़ा हो गया। रात के इस पहर में गौरांगी ने छत पर कदम रखा, ना जाने क्यों। रात के सन्नाटे में वो अक्सर छत पर आया करती थी। वो आकर उसी जगह पर खड़ी हो गई जहाँ से सीधी हवा उसके पूरे तन और मन को भिगो जाती थी। उसने हाथ बांधकर दुपट्टा कसकर खुद से लपेट लिया। रात की शांति में दूर से आती हुई किसी मंदिर की घंटियों की आवाज़,
चांदनी रात और टिमटिमाते हुए तारे। उसने सुकून से आंखें बंद कर ली। और उधर अर्धांग ने 3 साल बाद एक पल नहीं लगाया उसे पहचानने में। बस कुछ फर्क ही तो आया था जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा गया था। वही आंखें, वही पुरानी अदा, वही हवा से लहराती हुई, हवा से उसकी लंबे बालों की जुल्फें जिन्हें वो बार बार संभालती रहती। छत के उस हिस्से से जहाँ अंधेरा ही रहता वहाँ खड़ा अर्धांग और दूसरी तरफ चांदनी रात के उजाले में खड़ी गौरांगी। कैसी विडंबना है। कुछ ना बोलकर भी दोनों की हालत एक दूसरे के बारे में सब बता रहे थे। इत्तेफाक तो ये था कि जितने दिन भी अर्धांग ने यहाँ बिताए लगभग हर दिन उसे देखा और दूसरी तरफ गौरांगी ने एक नज़र भी उसे नहीं देखा। पर इस बार वक्त और संयोग कुछ अलग था। उसकी एकटक नज़रें आज गौरांगी को अपने आसपास किसी के होने का एहसास करा रही थी। उसने इधर उधर नज़र घुमाकर उसे देखा, कोई नहीं दिखा। उसने हाथ बढ़ाकर अपने बालों को समेटना शुरू कर दिया। अर्धांग ने उसके माथे पर आई सिकन दूर से ही अपनी नज़रों में उतार ली। वो बाल समेट ही रही थी कि इसी चक्कर में उसका दुपट्टा फिसल नीचे गिर गया। वो अकेले होते हुए भी घबरा गई और उधर अर्धांग ने ये देख अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे बिना इजाज़त वो उसे चोरी से भी ऐसे देखना ना चाहता हो। गौरांगी ने दुपट्टा उठा वापस अपने सीने पर डाल लिया और नीचे की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद वो भी वापस रूम की तरफ आ गया। अजीब सी तन्हाई उसकी ज़िंदगी को घेरे हुए थी, पर उसे शायद उसकी आदत सी हो गई थी। टेबल पर रखी कुछ किताबों से उसने एक किताब निकाली और उसे खोल मुंह में सिगरेट लगा कहीं गुम सा हो गया। वो छत से उतर नीचे दबे पांव वापस आई और रूम की तरफ बढ़ गई। अंदर आकर देखा तो बेड पर अनुराधा और सुप्रिया घोड़े बेचे सो रही थी। उनको इधर उधर धक्का देकर उसने जगह बनाई और लेट गई। इतना हिलाया, पर मजाल है इन दोनों में से किसी की आंख खुली हो। वो बड़बड़ाई और सोने की कोशिश करने लगी। उसकी ज़िंदगी एक नई करवट ले रही थी, इसका अंदाज़ा भी शायद नहीं होगा उसे। सुबह जब उसकी आंख खुली तो आंगन में मीटिंग चल रही थी। बुआ, चाची और माँ किसी गहन चर्चा में व्यस्त थे। अरे वसुधा, गुंडा है गुंडा, आज से लड़कियों का बाहर निकलना बंद कर दो। अरे मैं तो कहती हूँ जल्दी जल्दी हाथ पीले कर दो, कुछ ऊंच नीच हो गई तो। ललिता बुआ दार्शनिक मुद्रा में बोली। हाय जीजी, सुना है जेल से आया है अभी अभी। हाँ, ऐसे ही हैं ये लोग, ना जाने किसका कत्ल चोरी चकारी करके गया होगा। सही कह रही हो जीजी, विविधा ताल देती हुई बोली। आज आ रहे हैं शाम को गौरांगी को देखने वाले, उसके बाद अनुराधा और सुप्रिया का भी कल्याण कर ही देंगे। मोहल्ले का ही माहौल खराब है, बाकी तो दुनिया तो वैसे भी। उनकी बातें गौरांगी के कानों में पड़ी तो और किसी बात का असर तो उस पर नहीं हुआ, पर अपनी शादी की बात सुन वो थोड़ा अनमनी सी हो गई और वापस रूम की तरफ चली गई। शाम को मेहमानों की सारी तैयारियों के टाइम अनुराधा भागती हुई रूम में एंटर हुई। जो बाजार कान्हा के साथ सामान लेने गई थी तो वो उसे यूं देख सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। सुप्रिया और कान्हा भी वहीं थे। सामने वाले घर में एक हीरो टाइप लड़का आया है, क्या दिखता है यार, बिल्कुल फिल्मों के हीरो टाइप यार। अनुराधा जल्दी जल्दी एक खबर सुप्रिया गौरांगी के सामने एक ही सांस में बोली। नाम अर्धांग चौधरी, अभी अभी जेल से छूट कर आया है। संग्राम चौधरी का छोटा बेटा, उनकी दूसरी पत्नी का बेटा। गुंडा है, आवारा है, अय्यास है, और भी कुछ हो सकता है। कान्हा अनुराधा की बात सुन तुरंत बोला, जिस पर सुप्रिया और अनुराधा के साथ गेट पर खड़ी उन्हीं के पड़ोस में रहने वाली प्रिया एक साथ बोली। क्या, तुझे कैसे पता ये सब? बदकिस्मती से ललिता मेरी भी बुआ है, आज सुबह से उनकी पंचायत नहीं सुनी तुमने? ओए, माँ है मेरी वो, सुप्रिया चीखी। मैं अपनी बुआ की बात कर रहा था, ओके, जो कि मेरी माँ है कमीने। एकदम चुप, अभी मुद्दे पर आते हैं। प्रिया आगे आकर उनकी पंचायत में बैठकर बोली, जिस पर सुप्रिया और अनुराधा आगे आ गईं। यार क्या कमाल का बंदा है, बाई गॉड, आज सुबह छत पर दर्शन हुए, जीवन धन्य हो गया। जानती है, पड़ोस वाली नीता गुड़िया भी फिदा हो गई एक ही बार में। और पता है, नीता कह रही थी कि 3 साल पहले भी ये यहाँ आया था, उसने देखा था उसे।
हाँ, क्या बोल रही हो, हम कहाँ थे तब? अनुराधा आगे कूद कर बोली। मर रहे होंगे कहीं किसी बेकार से बंदे को खूबसूरत समझकर मेरी बला से, प्रिया हाथ झटक कर बोली, जैसे कितना बड़ा गलत काम हो गया हो उससे। क्रिमिनल है वो, कान्हा आगे आकर उनकी ये एंटीक बातें सुनकर बोला। क्या पता बेचारा किसी ने फंसा वसा दिया होगा, शक्ल से कितना प्यारा सा लगता है। अनुराधा बोली। तुम्हारी ये वकालत माँ को बताऊं? नहीं नहीं, ताऊ जी को और बुआ को बताता हूँ, और मज़ा आएगा। बाल नोच लूंगी तेरे, मेरी खुशी तुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अनुराधा कान्हा को धमकी देते हुए आगे बढ़ी तो गौरांगी ने उसका रास्ता रोका। शांत हो जाओ, लड़ना बंद करो। और ये क्या है, लड़का सुंदर क्रिमिनल, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो तुम सब, और अभी के लिए काम पर। जानती हो बुआ अभी शुरू हो जाएंगी। हाँ हाँ, हम आते हैं, पहले तुम तो तैयार हो जाओ, आखिर तुम्हें ही देखने वाले आने वाले हैं। सुप्रिया बोली तो गौरांगी का मूड कुछ उखड़ सा गया, वो बाहर की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद सुप्रिया प्रिया से बोली, सुनो, अभी तो गौरांगी को देखने वाले आने को हैं, तो अभी ये निपट लेते हैं, मिलते हैं शाम 6 बजे छत पर गर्ल्स मीटिंग में, सबको इन्फॉर्म कर देना। ओके ओके डन। प्रिया ने अंगूठा दिखाया और बाहर की तरफ चली गई। शास्त्री निवास में सभी लोग घर पर इकट्ठे हो गए थे। मेहमान बस आने वाले थे। जगमोहन जी के घर पर होने की वजह से घर पूरा छावनी बन चुका था, एकदम डिसिप्लिन में, कि तभी बाहर एक शोर हुआ, सब बाहर आए। सामने रोड पर सूट पहने लड़का ज़मीन पर पड़ा हुआ था और दो दंपति जो उनके माँ बाप थे साइड में थे। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। सामने खड़े अर्धांग की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उस लड़के ने जब जगमोहन जी को देखा तो वो अपना गाल सहलाता हुआ खड़ा हो गया। पंडित जी, जगमोहन जी ने खड़े हुए दंपति को देखकर कहा तो वो आगे बढ़कर आए। देखिए जगमोहन जी, ये आपके मोहल्ले का आवारा लड़का जिसने हमारे बेटे को पीटा। कैसे लोग रहते हैं यहाँ? आप तो बड़े सज्जन हैं, इन दुर्जनों के बीच कैसे रहते हैं? अरे जीजी, ये तो वही लड़का है, विविधा ललिता के कान में बोली। हाँ, पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा इन चौधरी के कारण, ललिता दांत पीसते हुए बोली। उनकी बात सुन अर्धांग ने पलटकर पीछे देखा तो अनुराधा सुप्रिया के साथ साथ वहाँ खड़ी हर लड़की की निगाह का वो मरकज बन गया। उसने उन सबको एक नज़र देख वहीं पास घुटनों के बल गिरी हुई एक लड़की को देखा जो उन्हीं पंडित जी के कार के नीचे आते आते बची थी। इसलिए अर्धांग ने गाड़ी चला रहे उनके बेटे अविनाश को मारा था। भीड़ देख चौधरी परिवार के लोग भी बाहर आ गए। कुलवंती को देख ललिता की जबान खुलने को तो हुई, पर जगमोहन जी को देख वो खामोश हो गई। और उधर कुलवंती भी आज संग्राम चौधरी के घर पर होने की वजह से हाथ मसलती रह गई, वरना आज नया तमाशा होना निश्चित था। माफ़ कीजिए पंडित जी, पर हुआ क्या है? केशव जगमोहन जी के इशारे पर आगे आकर बोला। अरे कुछ नहीं केशव, हमारा बेटा तो बस उस लड़की की मदद के लिए बाहर आया ही था कि इस लड़के ने मारना शुरू कर दिया। वो असली बात छिपा कर बोले। क्रोध ना करिए पंडित जी, कुछ अराजकता तो है यहाँ पर, क्या करें, सब एक जैसे तो नहीं होते। श्याम मोहन आगे आकर बोले और फिर सबको अंदर लेकर चले गए। अब तुम दोनों आंखें फाड़ क्या देख रही हो, चलो अंदर, विविधा चिल्लाकर सुप्रिया और अनुराधा से बोली, जो अब भी अर्धांग को देख रही थी। उनके जाने के बाद अर्धांग ने अपनी नज़रें उठाकर ऊपर देखा, जहां गौरांगी छत पर रखे गमले को पानी दे रही थी। वो ये सब देखने नीचे उतरकर आई ही नहीं, जैसे कोई मतलब ही नहीं था उसे। पीला सूट पहने, बालों को गूंथकर चोटी बनाए, माथे पर सिकन लिए, वो अर्धांग की नज़र में तभी चढ़ गई थी जब वो पीछे मुड़ा था। पर मजाल है कोई जान पाए कि उसकी नज़र किस तरफ है। एक ही नज़र में उसने इस कदर उसे उतारा था कि उसकी नाक में बड़ी छोटी सी नथ उसे साफ दिखाई पड़ गई थी, जो उसके गोल चेहरे पर चार चांद लगा रही थी। तभी गौरांगी की पलकें उठी और नज़रें उससे जा मिली। घनी पलकों के साए में उसकी वो ग्रेनिश आंखें उसे अंदर तक हिला गई। आज से पहले उसने कभी किसी लड़के से नज़र नहीं मिलाई थी, पर आज उसकी आंखें कुछ अलग ही कशिश से भरी हुई लगी उसे। वो झटके से पलटी और नीचे भाग गई। अर्धांग भी घर की तरफ बढ़ गया। अर्धांग, जोरावर चौधरी ने उसे पुकारा। जी दादाजी।
इन सब छोटे छोटे मसलों में अपना टाइम वेस्ट ना करो। तुम इन मोहल्ले की लड़कियों के लिए नहीं हो। हाँ, वो तो गैंगस्टर बनने के लिए है। आज अमनीमेश भी चुप नहीं रह सका तो धीरे से सोना की तरह बोला, बाबूजी इसे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व क्यों नहीं करते? संग्राम चौधरी बोले तो जोरावर भड़क गए। बिजनेस के लिए तुम दोनों भाई हो ना, और तुम्हारा बेटा भी। असली चौधरी कायर नहीं होते, लड़ाई झगड़ा उनके खून में होता है जो तुम लोगों के बस का नहीं है। तो चुप रहो, समझे? जी बाबूजी, बोल वो खामोश हो गए। असल बात तो ये थी कि अर्धांग के दिमाग का यूज वो अपने बिजनेस के लिए करना चाहते थे। शायद उन सब के लिए अनिमेष सही कहता था कि सब बस उसका अपने फ़ायदे के लिए यूज करना चाहते थे। वो क्या चाहता है, क्या अच्छा लगता है, उसे कोई पूछता तक नहीं था। उसने नज़र उठाकर अर्धांग को देखा जो चुपचाप खाने में व्यस्त था। ना ही वो कुछ बोलता था और ना ही कुछ सोचता था। जो जोरावर चौधरी बोल देते थे बस वही वो करता जाता था। रोटी दूं देवर जी? सोना जो अब अपने मतलब के लिए थी अर्धांग से बोली। नो थैंक्स, मेरा हो गया। बोल वो उठ गया। कुलवंती, उसके उठते ही संग्राम चिल्लाए। जी जी, बुलाया आपने? मेरा सामान पैक करो, मुझे 2 दिन के लिए किसी काम से बाहर जाना है। जी अभी कर देती हूँ। बोल वो आगे बढ़ी तो जल्दी जल्दी में सीढ़ियों पर लड़खड़ा गई। गिरती उससे पहले ही अर्धांग ने हाथ बढ़ाकर उन्हें संभाल लिया। उन्होंने एक नज़र उसको देखा और रूम की तरफ चली गईं। इधर शास्त्री भवन में पंडित जी का परिवार गौरांगी को ही देखने आया था। ललिता और श्याम मोहन ने अच्छे से समझा बुझाकर उन्हें शीशे में उतार ही लिया था। आखिर इतना अच्छा रिश्ता हाथ से कैसे जाने देते। अच्छे से सत्कार करते हुए सब हंसी खुशी बैठे थे। अविनाश ने जैसे ही गौरांगी की देखा तो वो उस पर लट्टू हो गया। एक नज़र उसके शरीर की बनावट को देख उसकी आंखें चमक उठी जो गौरांगी को असहज कर गया। जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मेरा बेटा, खुद का फ्लैट है, गाड़ी है और संस्कार वो तो कूट कूट कर भरे हैं मेरे बेटे में। आखिर हमारे पुरखे पुराने पंडित जो रह चुके हैं। अविनाश की माँ सुशीला अपने बेटे के गुणगान करके बोली। जी जी, वो तो पता ही है। आखिर पंडित जी से हमारा पुराना मेल जोल है। भाई, अरे कुछ खाइए ना बहन जी, सब गौरांगी ने ही बनाया है। ललिता बोली तो पास बैठे कान्हा अनुराधा के कान के पास जाकर बोला, लगता है बुआ को हलवाई लाला राम के अंदर गौरांगी दिखाई देने लगी हैं। उसकी बात सुन अनुराधा हंस पड़ी तो केशव ने उसे घूरा। वैसे लड़का, तुझे इतना घूर क्यों रहा है? सुप्रिया गौरांगी के पास आकर धीरे से बोली। क्या इससे पहले लड़की नहीं देखी क्या? क्या जीजी, सुना नहीं? संस्कारी है, देखी होगी पर खाने को नहीं मिली होगी, इसलिए बेचारा इसे देख सपने सजो रहा है। चुप करो, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। गौरांगी ने अपने मन की बात आखिर कह ही दी। तभी अविनाश ने अपनी माँ के कान के पास जाकर कुछ कहा तो वो बोल पड़ी। वैसे भाई साहब, अब ज़माना थोड़ा बदल गया है तो क्या थोड़ी देर के लिए लड़का लड़की मिल लें? तो उनकी बात सुन जगमोहन जी तो शांत हुए ही। गौरांगी उनसे ज़्यादा ही शांत हो गई, जैसे ना जाने कौन सी सज़ा दे दी गई हो उसे। आंखों से उसको ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए अभिलाष उसे कब से असहज कर रहा था और गौरांगी उससे बचने के लिए बार बार अपना दुपट्टा यहाँ से वहाँ सही कर रही थी। छत पर उन दोनों को बात करने के लिए भेज दिया गया था। वैसे आपको फिल्म देखना पसंद है? अभिलाष उसके चेहरे पर नज़र जमा कर बोला। जी नहीं, वो सपाट शब्दों में चिढ़कर बोली, जैसे बोझ उतार रही हो उसकी बात का जवाब देते हुए। तो खाली टाइम क्या करती हूँ? खाली रहती हूँ। क्या? अभिलाष बोला तो वो सकपका गई। आखिर जगमोहन जी का डर भी तो था। जी, वो मेरा मतलब था ऐसे ही किताबें पढ़ती हूँ। बोल उसने छत पर यहाँ वहाँ नजरें घुमाना शुरू किया तो सामने की अधखुली खिड़की से किसी की आंखों की तपिश उसने खुद पर महसूस की। जैसे ही गौर किया अर्धांग की आंखों को पहचान उसके दिल को तुरंत हो गई। वो तुरंत मुड़कर खड़ी हो गई। क्या हुआ? अभिलाष ने पूछा। कुछ नहीं, और कुछ पूछना है आपको? नहीं कुछ नहीं, वो एक बार फिर उसके हिलते होठों को गलत नियत से देखकर बोला और आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। गौरांगी का पूरा शरीर कांप गया और दूसरी उसे निहारती आंखों की तपिश भी बढ़ गई। पता नहीं क्यों उसने मुड़कर एक बार उधर देखा।
अर्धांग की आंखें एकटक उसके हाथ की तरफ ही देख रही थी जो अभिलाष ने पकड़ रखा था। उसने झटके से हाथ छुड़ा लिया। क्या हुआ? आखिर हमारी शादी होने वाली है, हाथ तो पकड़ ही सकता हूँ ना। होने वाली है, हुई नहीं है। गौरांगी उसकी बात बीच में काट कर बोली और नीचे की तरफ बढ़ गई। तो कल मिलते हैं गौरांगी और अर्धांगी की पहली मुलाकात के साथ। किस किस को इंतज़ार है, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या किस्मत में जिसका लिखना तय है उसे ये परिवार की बंदिशें रोक पाएंगी? कहानी का पहला पार्ट आज आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।